दोस्तों, एक बस जो कि हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर को जा रही थी, उसमें एक लड़का बैठा था। कुछ ही देर में उसके बगल में आकर एक नौजवान लड़की भी बैठ जाती है। दोनों एक ही जगह पर जा रहे थे, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग अलग था। जो लड़का था, किसान का बेटा था, वो बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहा था। लेकिन जो लड़की थी दोस्तों, वो पुलिस वाली थी और वो उसी धरना प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रही थी। यानी कि जो लड़की थी वो लाठी बरसाने के लिए जा रही थी और जो लड़का था वो लाठी खाने के लिए जा रहा था। दोस्तों, वहाँ पर दोनों जाते हैं, अपना अपना फर्ज दोनों अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मोड़ पर जब दोनों की मुलाकात होती है, एक बहुत ही रोचक कहानी है, सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है 2020-21 की, जब सरकार ने किसान कानून पास किए थे और उसके विरोध में देश के कोने कोने से लोग दिल्ली कूच कर रहे थे। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर थे, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ सब किसानों का जमवाड़ा लगा था। एक साल से ज़्यादा के वक्त तक वहाँ पर किसान ठहरे हुए थे। जब सरकार ने बिल वापस लिया, तब जाकर यह धरना प्रदर्शन शांत हुआ। दोस्तों, ये उसी के दरमियान की कहानी है जब एक लड़का जिसका नाम रोहित होता है, वो हरियाणा के हिसार से उसी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह के 10 बजे हरियाणा का सरकारी बस पकड़ता है। और कुछ देर में एक लड़की जिसका नाम सुधा होता है, दोस्तों वो पुलिस वाली थी लेकिन सिविल ड्रेस में थी, सलवार सूट पहन रखी थी, दुपट्टा ले रखी थी, वो आकर उसके बगल में बैठ जाती है, अपना बैग वहाँ पर रख देती है। जो रोहित था वो सुधा को देखता है, सुधा भी उसको देखती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। लेकिन फिर दोनों का ध्यान अलग हो जाता है और कुछ ही देर में ये बस चल पड़ती है। लेकिन जो रोहित था वो सुधा से पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है ये बस जहाँ जा रही है वहीं मैं भी जा रही हूँ। तो वो कहता है कि किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रही हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। अब रोहित कहता है कि अरे, मैं भी तो वहीं पर जा रहा हूँ, किसानों का जो धरना प्रदर्शन है उसमें मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। सुधा उसे देखती है, कहती है कि लगता है आप बड़े किसान हो। तो कहता है नहीं, इतना बड़ा नहीं हूँ, 10-15 एकड़ मेरे पास ज़मीन है और कुछ भी हो, चाहे 1 ही एकड़ हो, लेकिन किसान तो किसान होते हैं। वो कहती है कि खेती के अलावा भी कोई काम करते हो? कहता है कि हाँ, खेती के अलावा भी मेरा डेयरी है, करीब मेरे पास 50-60 जानवर हैं, 200-250 लीटर रोज़ दूध का उत्पादन करता हूँ, 2-3 लोग काम करते हैं और इससे पहले मैं पुलिस में था। कहती है अच्छा। वो हैरान हो जाती, कहती है आप पुलिस में थे, लेकिन फिर क्या हुआ? कहता है मैंने छोड़ दी नौकरी। कहती है क्यों छोड़ दी? लोग तो नौकरी पाने के लिए परेशान रहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए इतना प्रयास करते हैं, उन्हें मिलता नहीं, और आपने पाई हुई नौकरी छोड़ दी, क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि क्योंकि बड़े चोचले थे, उसमें ईमानदारी से काम नहीं करने को मिलता था, दबाव में काम करना पड़ता था, 24 घंटे की ड्यूटी और दिन भर लोगों का सिफारिश आता रहता था, बहुत दिक्कतें थी। 3 साल उसमें नौकरी करी, लेकिन मेरा दिल उसमें लगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी, मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं जो है वो घर पे आ गया, अपना डेयरी खोला और आज जो है जितना मेरी पुलिस में सैलरी थी उससे मैं 3-4 गुना कमाता हूँ और सुकून की रोटी खाता हूँ, घर पे रहता हूँ, माता पिता के साथ रहता हूँ, ईमानदारी है, कोई दबाव नहीं है। अगर मैं पुलिस में होता तो आज उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने थोड़ी जा पाता। आज मैं सीना ठोक के जा रहा हूँ और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ। सुधा दोस्तों उसकी बात सुनती है और वो असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि वो तो पुलिस वाली थी। वो कहती है क्यों पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए क्या? अच्छी नहीं होती आपके लिहाज से? कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बस यही है कि उसमें जो है दिल नहीं लगा मेरा, बाकी अगर पुलिस ना हो तो फिर तब भी दिक्कतें हों।
तो अगर किसी के पास और कोई ऑप्शन है तो मुझे लगता है कि पुलिस से बेहतर वो काम उसे कर लेना चाहिए, दूसरा काम। वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये कहता है कि ठीक है, वहाँ पर आप चल रही हो धरना प्रदर्शन देने, तो वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था है, महिलाओं का भी कैंप अलग है, और क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ और इससे पहले मेरे पिताजी गए थे तो अभी उनकी तबीयत खराब हो गई, 15 दिन के बाद वो अभी कल ही घर पर आए हैं। अब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर सारी व्यवस्था है, महिलाओं का भी उधर कैंप है, पुरुषों का अलग है, खाना पानी सब कुछ मिलता है। तो कहती है अच्छा वहाँ पर मुफ्त का खाना मिलता है, इसीलिए जो है ज़्यादा लोग जाते हैं। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसान को कौन मुफ्त में खिला सकता है, हम ही लोग तो वहाँ पर ले जाते हैं अपने घर का अनाज। अभी मेरे ही गांव से एक ट्राली भर के मैं खुद लेकर गया था, वहाँ पर मैं भी खुद दिया था, उसमें 2-4 कुंतल गेहूँ चावल ये सब दिया था। तो किसान को कौन मुफ्त में खिलाता है, किसान सबको मुफ्त में खिला सकता है। यही सब बातें वो करता है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि आपके पास भी तो ज़मीन होगी। तो कहती हाँ मेरे पास भी 5-6 एकड़ ज़मीन है, मैं भी किसान की बेटी हूँ। तो कहता है वहाँ पर आपके गांव वाले भी होंगे, आखिर आप अकेली जा रही हैं तो वहाँ पर आपके घर का भी कोई होगा। कहती हाँ बहुत लोग हैं और वहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। तो कहता है कि बहुत अच्छा है, चलो ठीक है। और इस बीच में ये दोनों दोस्तों बातें करते हुए अपना जा रहे थे। 4 घंटे का रास्ता था, करीब 170-80 किलोमीटर जो है वो हिसार से जो सिंगू बॉर्डर की दूरी थी, इतनी ही थी, 4 घंटे का रास्ता। लेकिन ट्रैक्टर टाली और तमाम जगह जगह जाम, रोड पर बहुत ही ट्रैफिक था किसान आंदोलन की वजह से। तो वो 4 घंटे का सफ़र उनको करीब 7-8 घंटे लग जाता है। इस बीच में 1-2 जगह ढाबे पर, होटल पर जो है बस रुकती है, ये दोनों साथ में उतरते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर उसके बाद बस में चढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से बातचीत करते हुए वो रोहित का के बातों में हाँ मिलाती हुई वो भी जा रही थी। उसे एक अच्छा समझो वहाँ पर सहयात्री मिल गया था। दोस्तों वहाँ पर वो लोग पहुँच गए। वो अपने बैग में मूंगफली का दाना भून के रखा था, सत्तू वगैरह रखा था। बोला देखो मैं 1 हफ्ते का खर्चा तो खुद ही लेके जा रहा हूँ। उसमें से निकाल कर उसको मूंगफली का दाना देता है, कहता है ये लो खाओ और थोड़ा ले भी जाओ, वहाँ पर काम आएगा। तो अब दोस्तों वो कहती है ठीक है दे दो मुझे थोड़ा सा। वो उसे दे देता है और उसके बाद फिर जो है अपना बैग बंद कर लेता है। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो 2 किलोमीटर पहले ही उतरने लगती है। रोहित कहता है कि यहाँ पर क्यों उतर रही हो, आगे जो है उधर है महिलाओं का कैंप, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो वो कहती है नहीं, मेरे लोगों ने तो यहीं पर उतरने के लिए बोला है, मैं सही जगह पर जो है उतर रही हूँ, आप भी सही जगह पर ही जा रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं आगे चलो। कहती है नहीं मुझे यहीं पर बोला गया है। दोस्तों वो उससे पीछा छुड़ाकर एक हिसाब से वहाँ से जब उतरती है तो कहता है अच्छा अपना नंबर दे दो। कहती है ठीक है मेरा नंबर ले लो और अपना भी मुझे दे दो, बातचीत होती रहेगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। वहाँ पर वो उतर जाती है, वो आगे जाता है। जब आगे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वाकई में महिलाओं का कैंप जो है वो इधर ही है और वो वहीं पर उतर गई। तो वो फ़ोन करता है कि तुम गलत जगह पर उतर गई। वो बोली नहीं मैं सही जगह पर उतरी हूँ। और उसके बाद फिर जब रात हो गई, शाम को ये लोग पहुँचे ही थे, रात हो गई, खाना वाना खाया, फिर फ़ोन किया तो बोली हाँ मैंने भी खाना वाना खाया। तो इस तरीके से सुबह शाम अब इन दोनों की बातचीत होती रही। वो उससे जो है अब दिन भर में 4-5 बार ये दोनों बातचीत करने लगे। कभी सुधा उसे फ़ोन कर लेती, कभी रोहित उसे फ़ोन कर लेता, क्योंकि वहाँ पर और कोई काम तो था नहीं, दुनियादारी से एकदम मुक्त जो है रोहित वहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो जो है बस वो फ़ोन पर ही बात करता था। बाकी जो रणनीति क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है, जो किसान के और बड़े नेता थे वो अपना वहाँ पर कर रहे थे। अब ये जो है लगातार इन दोनों के बीच बातें होती रही। फिर ये जो है वीडियो कॉल लगाने लगा कि वीडियो कॉल पर बात करो, देखूँ वहाँ कहाँ पर क्या माहौल है और थोड़ा इधर आ जाओ। लेकिन जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी वो उनको एक ही जगह पर लगभग रोक कर रखी थी, सिर्फ एक मेन रास्ता खोल रखी थी, वहीं से वो लोग अपना आ जा रहे थे। तो उसका वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था।
वो उसे इधर बुलाता है कि इधर आओ, यहाँ पर देखो। तो वो कहती है कि नहीं ठीक है। वीडियो कॉल लगाकर देखने की कोशिश करता तो वो भी नहीं उठाती। कहती नहीं, यहाँ पर मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरी बुआ हैं और बहुत सारे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता वीडियो कॉल पर बात करना। इस तरीके से दोस्तों सुधा जो है वो रोहित को टालती रही। लेकिन ऑडियो कॉल पर ये दोनों बहुत बातें करते थे। जब भी सुधा को मौका मिलता 1-2 मिनट लगा देती, कैसे हो, चाय पिया कि नहीं पिया, तमाम चीज़ें। इस तरीके से जब दोस्तों 10 दिन बीत गया, अब वो 10 दिन के लिए ही आया था क्योंकि उसके पिताजी वहाँ पर थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो घर लौट गए थे और फिर अगले दिन जो है वो वहाँ पर शामिल होने के लिए आया था। 10 दिन के बाद वो चला जाता, फिर उसके पिताजी वहाँ पर आते। तो जब 10 दिन बीत गए, एक दिन पुलिस वालों में और किसानों में झड़प हो गई। जब झड़प हो गई तो फिर वहाँ पर बहुत बवाल हुआ। 2-4 किसानों को भी चोटें आईं, 2-4 पुलिस वालों को भी चोटें आईं। इस बात से चिंतित होकर जो सुधा थी उसे फ़ोन करती है कि अरे कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस फ्रंट लाइन में हूँ और जो है मोर्चा संभाल रखा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम कहाँ पर हो। कहते हैं नहीं हम तो ठीक हैं, जो जिस जगह पर है अच्छे से है, यहाँ कोई बवाल नहीं है। अब दोस्तों शाम को झड़प हुई थी, जब रात हुई तो सब कुछ शांत हो गया। दोनों ने कई बार एक दूसरे का हाल जाना, एक दूसरे से बात करी। लेकिन अगले दिन उसे जाना था तो कहता ऐसा है कि मैं कल घर जा रहा हूँ, तो अगर चलना चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो, फिर आ जाएंगे। क्योंकि इन दोनों में जो बातचीत हुआ तो बहुत ही गहरा लगाव हो गया इन दोनों का, एक दूसरे से बात किए बिना वो रह ही नहीं पाते थे। तो कहती है नहीं आप जाओ और मैं जो है बाद में आ जाऊंगी, और अगर नहीं भी आ पाऊंगी तो आपको तो आना ही होगा, तो फिर आप आ जाना। कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम चलती तो सही रहता। कहती है कि ठीक है, लेकिन आप अगर कल जाओगे तो एक बार मिलकर जाना। कहता है चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मुलाकात हो जाए। अब दोनों टाइम जो है अपना फिक्स कर लेते हैं कि सुबह सुबह निकलूँगा और वहाँ पर जाकर बस पकड़ूँगा। तो कहती है ठीक है, जहाँ पर आप बस पकड़ोगे वहाँ पर मैं भी आ जाऊँगी। दोस्तों अगले दिन वो बस स्टैंड पर जाता है और वहाँ पर कॉल करता है। जो सुधा थी वो भी आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है, उसे देखकर दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी, मुंह खुले के खुले, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, जैसे उसे करंट लग जाता है। वो पुलिस की वर्दी में थी, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था उसको देखकर। लेकिन जो सुधा थी दोस्तों, सुधा के आंखों में आंसू थे, आंसू उसके आंखों से टपकने लगते हैं। कहती है मुझे माफ़ कर दो। और रोहित कहता है कि तुम पुलिस वाली हो। कहती है कि हाँ मैं पुलिस वाली हूँ, और हर कोई नौकरी नहीं छोड़ सकता, हर किसी को इस नौकरी से शिकायत भी इतनी नहीं है। तो मैं पुलिस वाली हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपसे छुपाया, लेकिन मैं अपना यहाँ पर फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ, मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी है। हालांकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसानों से मुझे प्यार है, आपसे मुझे प्यार है। अब इतना कहकर दोस्तों रोने लगी। रोहित ने कहा कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी करो, ईमानदारी से करो। वो कहती है लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला, मैं डर रही थी कि मैं आपको बता दूँ तो कहीं आप मुझे बुरा ना समझने लगो, मुझसे आप बातें ना करो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी पुलिस की नौकरी किया हूँ, कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपना समझा, यही बहुत है, और इस लायक समझा कि मैं तुमसे बात करूँ, तो वही बहुत है मेरे लिए। उसके बाद दोस्तों कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और अपनी आप जो है वो ड्यूटी करो, फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं, और उसके बाद दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल वहाँ से रोहित जो है वो अपने घर को चला जाता है। घर जाने के बाद भी वो उसे कई बार रास्ते में फ़ोन करी कि तुम मुझे बुरा तो नहीं समझ रहे हो। कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत अच्छी हो, और सच में तुम बहुत अच्छी हो, और इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिलहाल दोनों जब वो घर पहुंच गया तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहे,
और आंदोलन समाप्त हो गया। सरकार ने वो कानून वापस लिया, किसानों ने राहत की सांस ली, सरकार ने भी राहत की सांस ली। उसके बाद वहाँ से पुलिस वाले भी अपने अपने वतन मतलब अपने अपने ड्यूटी को लौट गए, जिस जिस थाने जिस जिस चौकी में उनकी ड्यूटी थी। किसान अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन उसके बाद भी सुधा और रोहित में लगातार बातें होती रहीं। धीरे धीरे, क्योंकि इनमें जो दोस्ती हो गई थी, धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है। प्यार बहुत ही गहरा हो जाता है, एक अलग ही परवान चढ़ जाता है। और फिर ये दोनों दोस्तों 2023 में ये फैसला करते हैं कि अब एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल है, और फिर वो शादी करने का फैसला करते हैं। परिवार से बातचीत होती है, आपसी रजामंदी से दोस्तों ये दोनों शादी करते हैं 2023 में। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को पाकर धन्य हो जाते हैं, बहुत ही खुश हैं। 2025 में सुधा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, और उसके बाद दोस्तों आज भी वो नौकरी करती हैं, और जो रोहित हैं वो अपना डेयरी चलाते हैं। कुल मिला जुलाकर ये लोग बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही सुधा और रोहित की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।